इंग्लिश और पोर्चुगीज़ कंपनी के इंडिया में सेटल होने की कहानी तो हम पूरी कवर कर ही चुके हैं, लेकिन इंग्लिश, पोर्चुगीज़, डच के अलावा एक और मेजर कंपनी इंडिया आई और अपने छोटे से करियर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने कड़ी चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ और साथ ही साथ इसके इंडिया में जो सेटलमेंट्स हैं उनकी लोकेशन। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हिंदुस्तान के कोस्ट पे कदम रखने वाली आखिरी कंपनी फ्रांस की ही थी। इंग्लैंड और फ्रांस की राइवलरी काफ़ी मशहूर थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हुए फ्रांस को लगा क्यों ना हम भी ईस्ट से ट्रेड करके लाभ उठाएं। कार्डिनल रिचेल्यू फ्रांस के एक फेमस मिनिस्टर थे और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेड की वैल्यू को समझा। इन्हें मालूम था कि अगर देश का विकास करना है तो ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। 1642 में इनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए मेडागास्कर के आसपास कुछ फैक्ट्रीज बसाई गईं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कॉलोनीज बसाई गईं और वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया गया। लुई 14 जो कि 1638 में फ्रांस के किंग बने, इनके शासनकाल को फ्रांस का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसी टाइम एशिया माइनर के थ्रू इंडिया के लिए लैंड रूट भी ढूंढ लिया गया। कॉलबर्ट नाम के एक व्यक्ति जो कि लुई 14 के एक मिनिस्टर थे, इनकी वजह से फाइनली 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी में किंग ने डायरेक्ट इंटरेस्ट लिया। स्टार्टिंग में इस कंपनी ने मेडागास्कर में जो कॉलोनीज़ थीं उनको रिवाइव करने के लिए बहुत सारे पैसे बर्बाद किए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी की फंडिंग डायरेक्टली फ्रांस की ट्रेजरी से होती थी, यानी कि ये एक सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी को 50 साल की मोनोपोली दी गई। कहानी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेडागास्कर से ये कंपनी ने इंडिया में पांव कैसे जमाए। देखिए, 1667 में फ्रांसिस कारोन इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने पहली फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप करी। इस फैक्ट्री की लोकेशन थी सूरत। कारोन के साथ एक पर्शियन जिसका नाम मरकारा था, वो भी इस एक्सपेडिशन का हिस्सा था। तो मरकारा ने 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान की परमिशन से एक दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। ये फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। देखिए, एक ही लोकेशन पे दो अलग अलग यूरोपियन कंपनीज़ की फैक्ट्रीज हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी लास्ट वीडियो में कि जब इंग्लिश यहाँ पे आए तो उन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बसाई। उसके बाद उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं, तो उन जगहों पे और भी कुछ यूरोपियन कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती हैं। ये दोनों फैक्ट्रीज़ यानी कि मसूलीपट्टनम और सूरत, इन दोनों फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के बाद जो फ्रेंच फ्लीट्स हैं वो इंडिया के कोस्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर 21 फ़रवरी 1672 के दिन फ्रेंच कैप्टन जिनका नाम है दे ला हाय, वो एक डच स्क्वाड्रन को केप कमोरिन के पास इंटरसेप्ट कर लेते हैं। पर वो रिएक्ट नहीं करते, इवन दो डच और फ्रेंच में वॉर चल रहा था। रिएक्ट क्यों नहीं करते, इसके लिए हिस्टोरियंस काफ़ी सारे रीजंस देते हैं, जैसे कि उनके जो साथ में सोल्जर्स थे या कैप्टन्स थे वो लोग डिसलॉयल थे, उनमें से कुछ लोग डच के साथ मिले हुए थे, लेकिन ये सब हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने उस डच स्क्वाड्रन को देख के रिएक्ट नहीं किया, इवन दो वॉर चल रहा है। लेकिन फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था, देखिए। जुलाई में ला हाय सेंट थोम जो कि मद्रास के पास एक फैक्ट्री थी उसे कैप्चर कर लेते हैं और इसकी वजह से गोलकुंडा के सुल्तान और डच ये दोनों मिल जाते हैं और इनका जो कोएलिशन है ये अटैक करता है सेंट थोम को। फ्रेंच इस लड़ाई में हार जाते हैं और वो सेंट थोम गोलकुंडा के सुल्तान को सरेंडर कर देते हैं। अगर ला हाय उस दिन डच फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देते तो शायद सेंट थोम उनके हाथ से आज नहीं निकलता। ये तो हम शायद ज़्यादा डिटेल में घुस गए। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 1673 में फ्रेंकॉय मार्टिन जो कि डायरेक्टर हैं मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के, उन्होंने शेर खान लोधी जो कि गवर्नर हैं वालीकोंडापुरम के, उनसे एक फैक्ट्री के लिए जगह ली और इस तरह 1674 में फ्रेंकॉय मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। साथ ही साथ सेम ईयर में यानी कि 1674 में फ्रेंकॉय मार्टिन ने कारोन को एज ए गवर्नर भी रिप्लेस किया। पौंडीचेरी फ्रांस की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्री थी इंडिया में।
अब अगर हम बंगाल की तरफ जाएं तो देखेंगे कि शाइस्ता खान की परमिशन से 1690 में चंद्र नगौर की फैक्ट्री की नींव पड़ी। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रेंच फैक्ट्रीज जो इंडिया में थी उनका नाम था माहे, करेकल, बालासोर और काजिम बाजार। फ्रेंच कंपनी को इंग्लिश कंपनी से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी क्योंकि ये सबसे लेट आए थे। स्टार्टिंग में इन्होंने कौन से चैलेंजेस फेस किए उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए 17वीं सेंचुरी में यूरोप में फ्रेंच और डच का वॉर चल रहा था, लेकिन डच इंग्लैंड के साथ 1688 से मिलिट्री अलाइंस में था। इसकी वजह से फ्रेंच कंपनी को इंडिया में खतरा था। इस अलाइंस से डच कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने 1693 में पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया। हालांकि 1697 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ रिस्विक के तहत पौंडीचेरी डच को वापस फ्रेंच को लौटाना पड़ा, लेकिन फ्रेंच भी 1699 तक डच से पौंडीचेरी खाली नहीं करवा पाए। यानी कि 1697 में ट्रीटी तो साइन हो गई थी, लेकिन 1699 तक डच ने पौंडीचेरी को खाली नहीं किया। अब फ्रेंच कंपनी इस झटके से रिकवरी कर रही थी कि स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया। सूरत, मसूलीपट्टनम और बंतम की जो फैक्ट्रीज थी कंपनी के पास, वो सारी की सारी फ्रेंच कंपनी को अबैंडन करनी पड़ी। हालात और भी ज़्यादा ख़राब जब हुए जब फ्रैंकोय मार्टिन की 31 दिसंबर 1706 में डेथ हो गई। यहाँ से लेके 1720 तक कंपनी ने कोई प्रोग्रेस नहीं की। 1720 में फ्रेंच कंपनी को रीऑर्गेनाइज करके इसका नाम परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़ रख दिया गया। 1720 से लेके 1742 तक लेनॉयर एंड डुमा जो कि गवर्नर्स थे, इनके मार्गदर्शन में कंपनी थोड़ा स्टेबल हुई। 1721 में फ्रेंच ने मॉरिशस पे अपना अधिकार जमाया। 1723 में मसूलीपट्टनम, कैलीकट, माहे और यनम पे भी अपना कंट्रोल फ्रेंच कंपनी ने रिस्टोर किया। 1740s तक कंपनी का मोटिव केवल और केवल कमर्शियल एक्सपेंशन था। पॉलिटिकल मोटिव्स या फिर टेरिटोरियल एक्विजिशन वाला फेज स्टार्ट हुआ डुप्ले के आने के बाद, जो अपने साथ इंडिया में फ्रेंच एम्पायर इस्टेब्लिश करने का सपना लाई थे। लेकिन ये हिस्ट्री का पार्ट हम अभी कवर नहीं करेंगे। एंग्लो फ्रेंच वॉर्स जो कि हमारी अगली वीडियो होगी, उसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिया में आई हुई सारी यूरोपियन कंपनीज़ को हमने कवर कर लिया है। हमने कहानी की शुरुआत पोर्चुगीज़ से की थी और एंड किया फ्रेंच कंपनी पे आके। ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि मैं ईज़िली आपको ये पूरा डेवलपमेंट एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँगा। अगली जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन को डिटेल में कवर करूँगा। अब आपकी फाउंडेशन तो तैयार हो ही चुकी है। चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।